बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन एजुकेशन में। और अभी हम लोग बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स शुरू किए हैं उसका एक सेकंड लेक्चर और पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, संक्षारण, विकृत गंधिता, आघात, वर्त, तन्यता, खनिज, अयस्क और गैंग, इस पर पूरी तरह से बात कर चुके हैं। बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात किए हैं। आप एक बार लेक्चर देख लेते हैं, आपको पूरा याद हो जाएगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इस क्लास में इसके बाद का टॉपिक हम अध्ययन करने वाले जिसका नाम है ऑक्सीकारक। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोडीकरण, सूचक, उभयधर्मी ऑक्साइड, सबके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक हम लोग लिखते हैं। चलिए तो देखिए, ऑक्सीकारक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक क्या है? तो आप जानते होंगे ओजोन के बारे में। ओजोन का सूत्र होता है O3। आप जानते होंगे KMnO4 के बारे में, जिसे कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। आप जानते होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, K2Cr2O7। आपको याद रखना है K2Cr2O7 अम्लीय है, इसलिए कहते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। और KMnO4 है क्षारीय, इसलिए कहते हैं इसे क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, MnO4 को पर मैग्नेट कहा जाता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब होता क्या है कि अगर आप कभी देखोगे शराब का सूत्र है C2H5OH। क्या सूत्र है? C2H5OH। और याद रखना, इसे अगर आप कभी पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, या पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसकी उपस्थिति में आप छोड़ देते हैं, तो याद रखना M कैपिटल लिखा जाएगा, Mn। तो याद रखना जब इसकी उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH। अब आपको सोचना है कि यहाँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है और एक ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। देखिए जो हम लिखे हैं यहाँ C2H5OH, K2Cr2O7, KMnO4, CH3COOH, तो आप सोचेंगे कि एक ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही है OH, तो यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया प्रॉपर। ये कैसे आ गया? कार्बन तथा इसके यौगिक रिलेशन आप पढ़ोगे तो उसमें पाएंगे प्रॉपर कि इथाइल को जब इथेनॉल को जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हो गया? कार्बन 2 है एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड बन चुका है। किससे बना? एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बन चुका है। इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो एक ऑक्सीजन आया कहाँ से? तो पता चलता है कि एक ऑक्सीजन दिया किसने? K2Cr2O7, और या KMnO4 ने इसे एक ऑक्सीजन दे दिया। तो जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, जो ऑक्सीजन दे दिया, जिसने ऑक्सीजन त्याग दिया, उसी को कहा जाता है ऑक्सीकारक एजेंट। आ रहा समझ में? तो ऑक्सीकारक क्या का डिफिनेशन क्या होगा? तो हम कह सकते हैं वैसा पदार्थ या वैसा तत्व या वैसा मूलक या वैसा यौगिक, या सीधे कहिए कि जो ऑक्सीजन देने का सामर्थ्य रखता है, ऑक्सीजन त्याग का सामर्थ्य रखता है, त्याग का क्षमता रखता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक कहलाता है। कंप्लीट है। जो ऑक्सीजन त्याग का क्षमता रखता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। या इस डिफरेंस में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ऑक्सीजन दिया है इसका मतलब अपकरण करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाता है? अपकरण कहलाता है। पढ़ा चुका हूँ पहले, मतलब मेन लेक्चर में। जो बच्चे मेन लेक्चर से जुड़े होंगे, जो मेन कोर्स से जुड़े होंगे, उनके समझ में आ रहा होगा। तो जो ऑक्सीजन त्याग का क्षमता रखता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीजन का त्याग है, ऑक्सीजन का क्या है? त्याग है, इसे ही कहा जाता है अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अवकरण का क्षमता रखते हैं, वे पदार्थ जो अवकरण करते हैं, अपने आप के साथ क्या करते हैं? अवकरण करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, वे पदार्थ जो अवकृत होते हैं, जो अवकृत होते, याद रखना ऑक्सीकारक पूछेगा तो बोल देना अवकृत होते हैं, अवकृत होते हैं। वे पदार्थ जो अवकृत होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और अगर मान लीजिए एग्जाम में ऑक्सीकारक न पूछे, एग्जाम्पल क्या हो गया सब?
लेकिन मान लीजिए एग्जाम में ऑक्सीकारक ना पूछ के और इसके जगह पर अवकारक पूछ दे कि अवकारक क्या है, तो कुछ नहीं करना, इसका ठीक उल्टा कर लेना है। जो ऑक्सीजन त्याग का क्षमता रखता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जो ऑक्सीजन ग्रहण करने का क्षमता रखता है, ऑक्सीजन लेने का क्षमता रखता है, जो ऑक्सीजन किसी से छीन लेगा, जैसे कई बार पढ़ेंगे हम HGO है, ठीक है, क्या है HGO, या मान लीजिए कि हाँ HGO है, इसमें कार्बन से हटा दीजिए तो कार्बन इसके ऑक्सीजन को छीन लेता है, अपने साथ कर लेता है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा अवकारक। तो जो ऑक्सीजन को छीनने का कैपेसिटी रखता है, लिख लीजिए अवकारक में, इसे पहले लिखिए। ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन त्याग का क्षमता रखता है ऑक्सीकारक कहलाता है। या जो पदार्थ, वे पदार्थ जो अपकृत होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ओजोन, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, सब लिखना है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उसका टॉपिक दीजिए अवकारक। अवकारक और अवकारक में लिख दीजिए, बहुत स्पीड में चलना है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम मत्थे पर है, मत्थे पर। तो लिखिए अवकारक, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन छीनने का, ऑक्सीजन को ग्रहण करने का, ऑक्सीजन को स्वीकार करने का, कोई एक लिख लीजिए, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने का सामर्थ्य या क्षमता रखता है, अवकारक कहलाता है। अवकारक कहलाता है। जैसे सबसे अच्छा अवकारक कार्बन है, लिखिए सबसे अच्छा अवकारक कार्बन है। और अवकारक को याद रखना अपचायक भी कहते हैं। अवकारक का दूसरा नाम क्या है, अपचायक, ये भी लिख लीजिए, अवकारक को अपचायक भी कहते हैं, अवकारक को अपचायक भी कहते हैं। और जो ऑक्सीकारक है इसे कहा जाता है उपचायक। क्या कहते हैं, उपचायक। कंप्लीट, 100% कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगर आप ठीक से देखिए तो हमारा एक कंप्लीट हो गया पूरा, और इसके साथ ऑक्सीकारक मतलब अवकारक एक टॉपिक देख लिए। अब है एनोडीकरण। एनोडीकरण है बहुत आसान। चलिए क्या है, एनोडीकरण, ऐसे टॉपिक देना है एग्जाम में, ऐसे लिखना है, उसके बाद एक एरो देना है, उसके बाद आउरो लिखना है। एनोडीकरण क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको बनाना है एक चित्र ऐसे, और याद रखना है इसमें 2 प्लेट बनाना है, 2 छड़ बनाना है, एक छड़ ए हो गया और एक छड़ ए हो गया, बना दिए। और याद रखना एक छड़, और याद रखना इस छड़ को तार से जोड़ना है, और यहाँ जो बैटरी लगाना है, बैटरी का प्लस वाला सिरा इधर होना चाहिए, प्लस वाला सिरा ए है, माइनस वाला सिरा ए है, और प्लस वाला सिरा जब ए है तो ए हो जाएगा एनोड। आपको पता है क्या हो जाएगा, एनोड। कंप्लीट। उसके बाद माइनस वाला सिरा है, इसे कहते हैं कैथोड। लेकिन एनोडीकरण में शर्त ये रखना है कि जो एनोड है वो छड़ किसका होना चाहिए, एल्युमिनियम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एल्युमिनियम का। तो ये एल्युमिनियम का छड़ है। कोई डाउट, या डाउट हो गया आउट। अब एक बात सोचिए, अगर इफ़ ए एल्युमिनियम का छड़ है, अगर ए एल्युमिनियम का छड़ है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन रखना है वो सॉल्यूशन रखना है H2SO4। क्या रखना है, H2SO4 का सॉल्यूशन रखना है, इसमें कोई डाउट। और जैसे H2SO4 का सॉल्यूशन रखेंगे तो आपको पता होगा ये टूटेगा 2 भाग में, हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, सल्फर भी टूटेगा 2 भाग में, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग। इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस है। होता क्या है, जो इसका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन धीरे धीरे, और एल्युमिनियम पर क्या है, प्लस है, एनोड से जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम पर Sp प्लस है। तो होता क्या कि ऑक्सीजन का जो परत है वो धीरे धीरे एल्युमिनियम पर चढ़ जाता है। और पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि संक्षारण में कि एल्युमिनियम पर जब ऑक्सीजन का लेयर चढ़ता है तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम का छड़ मोटा हो जाता है, और एल्युमिनियम का छड़ और ज़्यादा चमकीला हो जाता है, और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो एल्युमिनियम को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, एनोडीकरण करते हैं। आया समझ में। ये चित्र भी आपको बनाना है, इसमें लिखना है, और लिखना ये है तो लिखना थोड़ा लंबा है इसलिए मैं लिखूंगा ना, मैं लिखवाता हूँ, नोट कीजिए। सबसे पहले जल्दी से चित्र बनाइए और चित्र बनाकर लिखना चालू कीजिए। एनोडीकरण।
एनोडीकरण में लिखिए कि सबसे पहले एक विद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं। ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले एक विद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं और उस विद्युत अपघटनी सेल में एल्युमिनियम के छड़ को रड के रूप में, एल्युमिनियम के छड़ को एनोड के रूप में, एल्युमिनियम के छड़ को एनोड के रूप में और किसी दूसरे धातु को कैथोड के रूप में व्यवस्थित करते हैं। एक कैथोड ये जो व्यवस्थित है, लेड हो सकता है, कम क्रियाशील धातु होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है कम क्रियाशील। तो दूसरे धातु को कैथोड के रूप में व्यवस्थित करते हैं। लेकिन याद रखना है, शर्त यह है कि ये ज़्यादा क्रियाशील एल्युमिनियम से कम क्रियाशील होना चाहिए। तो दूसरे धातु को कैथोड के रूप में व्यवस्थित करते हैं और उस विद्युत अपघटनी सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्र विलयन को डालते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन डालते हैं, जलीय लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन डालते हैं। डालने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीजन का त्याग करती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक रूप में काम किया। ऑक्सीकारक ये बता चुका हूँ, जो ऑक्सीजन को डोनेट करती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीजन का त्याग करती है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होने के कारण एल्युमिनियम पर परत दर परत बैठ जाती है। एल्युमिनियम पर परत दर परत बैठ जाती है। क्यों परत दर परत बैठ जाती है? क्योंकि एल्युमिनियम एनोड जैसा व्यवहार कर रहा है। इसी घटना को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, एक एरो देके नोट लिखिए नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस घटना को एनोडीकरण कहते हैं। और एनोडीकरण से एल्युमिनियम ज़्यादा चमकीला और पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कंप्लीट। चलिए, तो इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब देख लीजिए सवाल, 2 सवाल हम लोग देख लिए, ऑक्सीकारक और एनोडीकरण, कंप्लीट। अब अगर आगे हम देखें तो अगला हमारा सवाल है सूचक उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है? सूचक और उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम लोग जल्दी से क्या लिखने वाले हैं? सूचक। सूचक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंडिकेटर। फिर एग्जाम में इंडिकेटर ऐसे लिखना है। और ऐसे एरो देना है और एरो देके उसके बाद लिखना चालू करना है। सूचक क्या है बताइए, क्या है सूचक? तो सूचक के बारे में बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल सा लाइन है। सूचक के बारे में सोचिए ठीक से। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो ये बताता है कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो सूचक क्या होगा? सूचक का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो वो लिखिए, वैसा पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की पहचान करता है। वैसा पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय
पदार्थ की पहचान करता है क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। बताइए, कोई डाउट? वैसा पदार्थ जो अम्लीय क्षारीय पदार्थ की पहचान करता है क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। अब देखिए, उदाहरण भी तो देना है, दो उदाहरण देना है। अब सूचक मैं बताता हूँ। तो सूचक में क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ। आप जानते होंगे लिटमस पत्र, तो लिटमस भी एक प्रकार का सूचक है। दूसरा अगर बात करें तो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है। नॉर्मली हम इसे अगर ठीक से देखना चाहें तो हम देख लेते हैं सूचक के प्रकार। मैं इसे मेन लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे हैं मेन लेक्चर से जुड़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो सूचक के दो प्रकार होते हैं। ऐसे ठीक से देखें तो तीन प्रकार हैं। एक है जिसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब वैसा सूचक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे में क्या क्या? तो जैसे में सबसे पहला है उसका नाम है लिटमस। और आपको पता होना चाहिए लिटमस किससे बनाए जाते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो लिटमस बनाए जाते हैं लाइकेन से। लिख लेना, लिटमस किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से। ठीक है। एक प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस। दूसरा प्राकृतिक सूचक है हल्दी। ये भी बताता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। इसके बाद बात करें तो कुछ है वो संश्लेषित सूचक होते हैं, मानव निर्मित सूचक जिसे कहते हैं संश्लेषित सूचक। और संश्लेषित सूचक क्या है अगर इसमें देखिएगा तो एक सूचक और दूसरा सूचक। तो संश्लेषित सूचक का मतलब है साफ साफ कि ऐसा सूचक जिसको मानव ने प्रयोगशाला में बनाया उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे दो है, एक है मिथाइल ऑरेंज, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, भूलना नहीं है। और एक है उसका नाम है फिनोल्फथैलीन। अच्छा बताइए, प्राकृतिक सूचक में लिटमस और हल्दी। लिटमस हल्दी कैसे पहचानते कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय? क्योंकि सूचक तो है जो अम्लीय क्षारीय की पहचान करता है। तो लिटमस बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। एक तरफ लिखना है एसिड, एक तरफ लिखना है बेस, किसी का भी। मिथाइल ऑरेंज में याद रखना है एक तरफ लिखना है एसिड, एक तरफ लिखना है बेस। कैसे पहचान करेंगे? देखिए, एक ट्रिक आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बन जाएगा आपका। तो प्राकृतिक सूचक लिटमस, लिटमस कैसे पहचान करेगा कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय? तो नॉर्मली लिटमस को जब आप एसिड में रखेंगे तो लिटमस के बारे में याद रखना है। लिटमस में या आपको याद रखना है लिटमस, आप साइंस किससे पढ़े? रबी से। तो आपको याद रखना है रबी मतलब आर और बी। यानी कहने का मतलब कि लिटमस जो होगा वो एसिड में लाल रंग का होगा, ठीक है, और क्षार में नीले रंग का होगा। क्लियर बात? आप लिटमस के बारे में जानते हैं, लिटमस क्या रहे? नीले रंग को लाल कर देता है। अम्ल नीले रंग को लाल कर देता है, इसका मतलब लाल कर देगा। और नीला लिटमस जो है प्रॉपर वो क्षार क्या करता है? क्षार लाल को नीला कर देता है ना, अनिल लाल को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कर देगा तो ब्लू हो जाएगा। यानी लिटमस आप किससे, अब केमिस्ट्री किससे पढ़े? रबी से। तो आपको याद रखना है रबी, आर से रबी, तो एसिड बेस निकालेगा वहाँ से निकल जाएगा। दूसरा हल्दी भी मैं याद रखना है, हल्दी यार बहुत महंगा है, तो यार तो याद रखना है वाई और आर। तो एसिड में हल्दी येलो रंग का रहता है, मतलब जैसा वैसा रहता है। और बेस में एसिड और बेस है, बेस में हल्दी कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा आपसे कि हल्दी को अगर क्षार में रख दिया जाए तो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप सर्फ लीजिए, उसे पानी में डाले तो हो जाता है, वो एक प्रकार का बेस है। उसमें हल्दी को डाल दीजिएगा तो हल्दी हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। इसके बाद है संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। मिथाइल ऑरेंज में याद रखना है, फिनोल्फथैलीन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो फिनोल्फथैलीन में आपको ऐसे याद रख लीजिए, फिनोल्फथैलीन रंगू, मतलब फिनोल्फथैलीन रंगीन, मतलब एसिड में रंगहीन होता है। और बेस में अगर देखा जाए बेस में, तो बेस में गुलाबी होता है। तो लिख लीजिए क्या है? रंगू मतलब रंगीन, रंगहीन यानी कोई रंग नहीं, और बेस में कैसा होगा? गुलाबी। देखिए, कोई डाउट? जल्दी से इसे नोट कीजिए।
सूचक है वैसा पदार्थ जो अम्लीय क्षारीय पदार्थ की पहचान करते हैं उसे सूचक कहते हैं। तो कंप्लीट हो गया पूरा। बताइए जल्दी से। तो जल्दी ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि लिटमस अम्ल में कैसा व्यवहार करता है, अम्ल में कैसा रंग होता है, क्षार में कैसा रंग होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। फेनोल्फथालीन अम्ल में कैसा होता है, क्षार में कैसा, मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है। मिथाइल ऑरेंज में आपको याद रखना है रे, RAY, मतलब अम्ल में वो लाल रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज पहले तो ऐसे ऑरेंज रंग का होता है, और जैसे अम्ल में डालेंगे तो लाल रंग का होगा, और क्षार में डालेंगे तो येलो रंग का हो जाएगा, येलो, YELLOW। तो ये सूचक हो गया। सूचक के बारे में अगर इतना आप एग्जाम में लिख देते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊँ, इसको फुल फॉर्म में आपको लिखना है कि अम्ल में लिखिए लाल रंग का और क्षार में लिखिए नीले रंग का, ऐसे। तो हमारा ये 2 सवाल कंप्लीट हो गया। इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। आपको PDF फॉर्म में ये भी मिल जाएगा, वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं। चलिए, तो कितना सवाल हमारा हो गया? तो इसमें हमारा अभी फिलहाल 3 सवाल हो गया। ऑक्सीकारक, एनोडीकरण और सूचक हो गया। अब हमें करना है उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए, तो अब टॉपिक लिखिए। अब टॉपिक हम क्या लिखेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय धर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो आपको याद रखना है उभय मतलब क्या होता है। तो उभय का मतलब होता है द्वि, और धर्मी मतलब धर्म वाले। और याद रखना किसी कंपाउंड के 2 ही धर्म हैं, या तो वो अम्लीय होगा या तो वो क्षारीय होगा। और यहाँ कह रहा है द्विधर्मी मतलब दोनों धर्म होगा। तो वैसा यौगिक ऑक्साइड लिखा है, तो इसका मतलब वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों जैसा व्यवहार करते हैं उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी या एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो बोले इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार दिखाते हैं, दोनों का व्यवहार दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बताइए कोई डाउट? अब इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? तो याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैसे कौन से मात्र 4 तत्व हैं जो द्विधर्मी ऑक्साइड दिखाते हैं। याद रखना एल्युमिनियम Al, Zn, Sn, Pb। इसे एल्युमिनियम कहा जाता है, इसे जिंक कहा जाता है, इसे टीन कहा जाता है, और इसे लेड कहा जाता है। लेड को आप सीसा कह सकते हैं। याद कर लीजिए। तो बताइए ऐसे कितने धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड दिखाते हैं? तो 4, Al, Zn, Sn, Pb। इसका ट्रिक बताते हैं, बार Ag सीटी बजाइए ना, Ag सीटी बजाइए, सी से सीसा, टी से टीन, A से एल्युमिनियम, G से जिंक, सी से सीसा, टी से टीन, Ag सीटी बजाइए ना, क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इतना हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। यानी अगर देखा जाए ठीक से, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से, समय की पाबंदी है। यानी कुल मिला के बात अगर देखें तो कुल मिला के हमारा 2 इस सेक्शन का पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। यानी लगभग देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा इतना सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सवाल है हमारा हाइड्रोकार्बन तथा इसके प्रकार को परिभाषित करें। मतलब हाइड्रोकार्बन भी बताना है, इसके प्रकार को भी बताना है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं। फिर रासायनिक बंधन तथा इसके प्रकार का वर्णन करें, ससंयोजक बंधन, विद्युत संयोजक बंधन का वर्णन करें, संतुलित समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसे देख लेते हैं। तो जल्दी से सवाल क्या है? हाइड्रोकार्बन तथा इसके प्रकार को परिभाषित करें।
तो जल्दी से सूचक उभयधर्मी, हाँ उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। अगला सवाल क्या है, हाइड्रोकार्बन तथा इसके प्रकार का वर्णन करें। 2 नंबर सवाल है और सवाल है हाइड्रोकार्बन तथा इनके प्रकार का वर्णन करें। अब आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जब ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो ऐसा सवाल लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले 2 नंबर सवाल है तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक उस टॉपिक को लिखिए। मेन टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो लिखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन लिखने के बाद इसका डिफरेंशियल लिखिए। तो डिफरेंशियल इसका क्या है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है देखिए, जैसे मैं लिखा CH4, जैसे मैंने लिखा C2H6, जैसे मैंने लिखा C3H7। तो आप देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वैसा यौगिक जिसमें सिर्फ यानी वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए नाम से ही पता चला है हाइड्रोकार्बन, तो बोलिए क्या होगा, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और याद रखना है इसमें जिसमें सिर्फ मतलब केवल हाइड्रोजन कार्बन, इन्हें के जैसे देखिए C6H12O6, इसमें कार्बन हाइड्रोजन से देखिए इसके अलावा ऑक्सीजन है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख लीजिए। अब लेकिन इसमें सवाल एक पार्ट हम कवर किए, इसमें सवाल ये भी है कि तथा इनके प्रकार का वर्णन करें। तो हाइड्रोकार्बन के लिखना है प्रकार, तो ऐसे सवाल को लिखने के लिए अब आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ कि हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार और दूसरा प्रकार। अच्छा पहला प्रकार कौन है, तो इसका पहला प्रकार उसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पहला क्या लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को सिंबल में ऐसे लिखते हैं। और दूसरा क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु या तो सिंगल से या डबल से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो। असंतृप्त में डबल और ट्रिपल होगा और संतृप्त में सिंगल होगा। ठीक है, अब इस सिंगल वाले को कहा जाता है अल्केन, ALKANE, और डबल वालों को कहा जाता है अल्कीन, ALKENE, और ट्रिपल वालों को कहा जाता है अल्काइन, ALKYNE। तो हम लोग क्या करने वाले, ऐसे तो लिखेंगे आंसर, लेकिन इसके साथ हम एक अरेंज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अभी जस्ट मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु किससे जुड़े हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। तो बताइए हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ, तो हम डिफिनेशन लिखेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन
वैसा हाइड्रोकार्बन, बोलिए, वैसा हाइड्रोकार्बन। आपको ऐसे ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको पूरा लिखना है हाइड्रोकार्बन ऐसे, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु किससे जुड़े हो, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। कार्बन परमाणु सिर्फ सिंगल बॉन्ड को हिंदी में कहा जाता है एकल बंध से जुड़े हो। क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बताइए कोई डाउट। और याद रखना, इसे सिंपल भाषा में अल्केन भी कहा जाता है। अब अल्केन का आपको सूत्र लिख लेना है, CnH2n+2। इसका सूत्र है, एग्जाम में सूत्र पूछा जाता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे CH4, जैसे C2H6, जैसे C3H8। इसमें याद रखना कार्बन जितना होगा, जैसे 2 है तो 2 का दुगना 4 और 4 से 2 ज़्यादा 6, 3 का दुगना 6 और 6 से 2 ज़्यादा 8, हमेशा इस रूप में होता है। देखिए n जितना दुगना 2n और 2 ज़्यादा, तो ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसी में हाइड्रोकार्बन का एक और प्रकार था जिसका नाम क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें असंतृप्त में बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताऊँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कौन, कार्बन परमाणु द्विबंध, डबल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबंध, या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं त्रिबंध से जुड़ा हो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हो क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आपको याद हो गया होगा। अब याद रखना इसमें 2 होते हैं, एक है अल्कीन ENE और एक है अल्काइन ALKYNE। अब देख लीजिए इसमें से 2 है, एक ऐसा होगा जिसमें E सेम होगा, देखिए E और E 2 गो है, जिसमें 2 गो है E डबल बॉन्ड होगा, जिसमें तीनों अलग अलग है, लास्ट वाला अलग अलग तो दोनों का सेम है। इसमें देखिए 2 चीज़ मिले हैं तो डबल बॉन्ड, इसमें तीनों अलग अलग है तो याद रखना इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब इसका जो सूत्र है अल्कीन का, जैसे इसका समान सूत्र था CnH2n+2, इसका सूत्र होगा CnH2n, क्यों डबल है तो याद रखना है दुगना। और ट्रिपल बॉन्ड वाला का सूत्र होगा CnH2n-2। क्लियर हो गया, इतना आपको याद रखना है। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसमें अल्केन आता है CnH2n+2। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, द्विबंध या त्रिबंध हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसमें अल्किन और अल्काइन आता है। अल्किन डबल बॉन्ड CnH2n, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CnH2n+-2। कंप्लीट देखिए जल्दी। तो इतना हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब सवाल हम लोग देखते हैं पीछे। यानी कुल मिला के अगर देखें हम लोग तो अभी के क्लास में हम लोग सवाल किए ऑक्सीकारक, एनोडीकरण सूचक, उभयधर्मी ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन तथा इनके प्रकार। अब है रासायनिक बंधन तथा इनके प्रकार का वर्णन करें। क्या सवाल है, रासायनिक बंधन तथा इनके प्रकार का वर्णन करें। और उसके बाद है सहसंयोजक बंधन में विद्युत संयोजक बंधन में क्या अंतर है। ठीक है,
इस सवाल को बड़ी इत्मीनान तरीके से बड़ी आराम से करना। और एक बार बता दूं आपको, जितने भी प्रॉपर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये सारा पीपीटी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चूँकि टाइम आपके पास कम है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप समय का बर्बादी न करें, समय का दुरुपयोग न करें, ठीक है। तो टाइम कम है तो अपने आप को झोंक देना है, बेहतर नंबर लाना है, क्योंकि इस जन्म में यही मैट्रिक का मार्कशीट आपके साथ रहने वाला है, ठीक। मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो जिस बच्चे के मार्क्स कम आते हो काबिल नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन कई बार कई रूपों में कई जगहों पे हमें मार्कशीट से अपनी बुद्धिमत्ता शामिल करनी साबित करनी होती है। तो ऐसी जगह पर आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए अगर समय है तो समय से पहले संभल जाइए, मेहनत कीजिए, अपना पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए मतलब हमारे जीवन में बेहतर हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो समय है, कोशिश कीजिए। क्या सवाल है आगे? रासायनिक बंधन तथा इनके प्रकार का वर्णन करें। तो हम लोग देखने वाले रासायनिक बंधन तथा इनके प्रकार। एक मिनट। तो अगला क्या लिखेंगे हम लोग? 3 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक बंधन। तो एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक बना लेते हैं रासायनिक बंधन। अच्छा, रासायनिक बंधन क्या है? क्या है सोचिए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, और याद रखना है दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Na और Cl है, Na अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, क्लोरीन को देता है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और अट्रैक्ट जहाँ हो रहा है एक प्रकार का, इसे आकर्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आकर्षण। और याद रखना है, आप पढ़े होंगे 6 क्लास में, 7 क्लास में, खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। आकर्षण मतलब खिंचाव है, और खिंचाव या धक्का क्या है? बल है। तो एक प्रकार का आकर्षण बल है, और इसी बल से क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं। ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, तो ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैसा आकर्षण बल जो 2 परमाणु को जोड़ कर रखता है, वैसा आकर्षण बल जो 2 परमाणु को जोड़ कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। कंप्लीट है? चलिए लिखिए, बोलिए क्या होगा? वैसा आकर्षण बल जो 2 परमाणु को जोड़ कर रखता है, वैसा आकर्षण बल जो 2 परमाणु को जोड़ कर रखता है, क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। बताइए, कोई डाउट? नोट कीजिए। अब रासायनिक बंधन के प्रकार। देखिए, रासायनिक बंधन के प्रकार की बात करें तो रासायनिक बंधन के होते हैं 3 प्रकार। एक है आयनिक बंधन, सबसे पहले। दूसरा है, उसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। और तीसरा है, उसे कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन या उप संयोजक बंधन। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप संयोजक बंधन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आयनिक बंधन का एक और नाम है जिसका नाम है विद्युत संयोजक बंधन।
बताइए क्या लिखा जाएगा। रासायनिक बंधन के प्रकार में ये तीनों है। अब इसका डिटेल है, आयनिक बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है, उप संयोजक बंधन क्या है। बहुत आसानी से मैं भी याद करवा दूंगा, एक बार इसे नोट कीजिए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है रासायनिक बंधन क्या, इसके प्रकारों को लिखें। हो गया ये। अब देखिए आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या है, तो देखिए सोडियम है, इसके अंतिम कक्षा में 2 8 1 मतलब प्रॉपर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन माइनस 2 8 7, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आप पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री में जितने भी तत्व हैं एक नियम को फॉलो करते हैं, उसे कहा जाता है द्विटक या अष्टक। अष्टक का मतलब होता है किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सजावट में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अंतिम में तो 8 है, अंतिम में तो 1 है, इसके अंत में भी 7 है। तो कुछ ऐसा कर कमाल कि 1 8 हो जाए, मतलब इसके अंत में 8 हो जाए, इसके अंत में भी 8 हो जाए, तो एक कमाल है यहाँ। सोडियम जो है, सोडियम एक क्लोरीन से कहता है कि तू ठहरा जन्मजात भिखारी, मैं ठहरा रईस, तू मेरे पास आ जा, तुम्हें बांट दूँ एक शीश मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बताइए 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दे दिया, यही जो 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दे दिया तो 7 पहले से है, 1 आ जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया 8। और सोडियम के ये तो 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो सोडियम के अंत में कितना बचा इलेक्ट्रॉन 8। 8 और 8 दोनों के पास पड़ गया, बच गया। और 8 और 8 जैसे होगा बंध जाएगा, ठाठ दोनों 1 हो जाएंगे। और यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया है तो याद रखना इस पर प्लस आता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस चार्ज आता है। कैसे आता है केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये अमीर है देने वाला, ये गरीब है लेने वाला, और हमेशा गरीब लेने वाला देने वाला के आसान के तले दबा रहता है, तो हमेशा जुड़ा रहेगा वो। अब याद रखना इस दोनों के बीच प्लस और माइनस के कारण, प्लस माइनस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और चूंकि प्लस माइनस को आयन कहते हैं, उसके बीच एक आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल को ही अभी जस्ट बताए हैं कि वैसा आकर्षण बल जो 2 परमाणु को जोड़ कर रखता है, जो परमाणु को बांध कर रखता है। जोड़ कर रखने का मतलब बांध के रखता है। तो यहाँ ठीक से देखिए, ये आकर्षण बल है जो दोनों परमाणु को जोड़ के बांध के रखा है। चूंकि आयन के कारण हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के बंधन को कहते हैं आयनिक, क्योंकि आयन के कारण हो रहा है। और आकर्षण बल को कहते हैं बंध, इसलिए इसे कहा जाता है आयनिक बंध। प्लस माइनस को ही, आयनिक को ही कहते हैं विद्युत संयोजक, क्या कि प्लस माइनस से ही विद्युत उत्पन्न होता है। तो विद्युत और दोनों को जोड़ के रखा है तो संयोजक, और बंधन तो बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन। तो सोच के बताइए आयनिक बंधन क्या है। तो कह सकते हैं कि वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बना है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना है। एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरा ने लिया, तो दोनों जुड़ गया। तो इस प्रकार से या वैसा बंधन जो आयन के आदान प्रदान से बना, इलेक्ट्रॉन क्या है, आयन है, ऋणायन है। तो वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। कंप्लीट है। तो डिफिनेशन बताइए आयनिक बंधन का। वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन या आयन के आदान प्रदान को अंग्रेजी में ट्रांसफर कहते हैं, आदान प्रदान से बनता है। बताइए क्या होगा, ये आयनिक बंधन होगा। इसे ही, इसमें आगे लिख लीजिए, इसे ही विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। कंप्लीट। इतना हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए ठीक से, आयनिक बंधन हो गया। सहसंयोजक बंधन, अगर सहसंयोजक बंधन देखना चाहते हैं तो देखिए, लिखिए सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, देख लीजिए ऐसे। कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 2 4, हाइड्रोजन का लिखिएगा तो 1।
कार्बन और हाइड्रोजन आ गया, CH4 का बॉन्ड बनाने, मान लीजिए CH4 का, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन के पास 1 है तो कहेगा हम 1 देंगे, कार्बन के मेरे पास 4 है, हम चारों को 1 1 देंगे। कार्बन यहाँ मक्खीचूस है, अपना देना नहीं चाहता है, वो कहता है हम रखेंगे, एक ठुम रख, एक ठुम तुम मेरा, मतलब यहाँ रखो, और दोनों टुकुर 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 देखते रहेंगे। अब इस कारण से भी देखिए, हम अभी जस्ट बताए थे कि कोई भी तत्व अस्थायी कैसे होता है, या तो अंत में 8 पूरेगा या 2 पूरेगा, द्विटक। तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, चार हर तरफ से 2 पूर रहा है, तो हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। और कार्बन के अंत में 8 पूरा है, कार्बन अस्थायी हो गया, 2 4 6 8। तो इस प्रकार जो बंधन है, जिस समय चाहेगा उस समय ये हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, और हाइड्रोजन हटेगा तो इसे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ शेयरिंग हुआ है, होटल में खाना खाने जाते हैं, कहते हैं 200 रुपया बिल बना, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपया हम देंगे, शेयरिंग। एक हटेगा तो दूसरा भी नहीं खा पाया, क्योंकि जो सामान लिए हैं खाने वाला, प्रॉपर प्रोडक्ट लिए, वो प्रॉपर 200 रुपये का आता है, पैकेट आता है इसका। तो एक के हटने से नुकसान दोनों का होगा। और यहाँ शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग, इसलिए शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड, उसमें ट्रांसफर हुआ था आयनिक बंधन में, इसमें शेयरिंग हुआ है, साझा हुआ है। साझा के कारण इसे कहते हैं सहसंयोजक, मतलब दोनों, सह मतलब दोनों जुड़ा हुआ है शेयरिंग के कारण। तो सहसंयोजक बंधन क्या है? वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जुड़ा होता है। बताइए, वैसा बंधन वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण, वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। और एक बात बता दूं आपको, ट्रिक है, जैसे कुछ भी लिखा हो, C2H6 कुछ भी लिखा है, C3H8, जिसमें आपको कार्बन दिख जाएगा उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंधन होगा। इस बात को याद रखना है। अब बताइए कितने रासायनिक बंधन थे? 3। एक आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन, और तीसरा उप संयोजक बंधन। उप संयोजक बंधन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना है ठीक से। तो देखिए, उप संयोजक बंधन अगर देखिएगा तो जैसे NH3 है और AlCl3 है, तो इस दोनों के बीच जो बंधन बनेगा इसे कहा जाता है उप संयोजक बंधन। कैसे बनता है ये अभी प्रॉपर तो नहीं देखना है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। NH3 ऐसे बनेगा बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास होते हैं लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा नाइट्रोजन का अगर, तो नाइट्रोजन का होता है 7, 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन बर्बाद हुआ है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बर्बाद हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और एल्युमिनियम का देखिएगा तो AlCl3, एल्युमिनियम के अंत में 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, और क्लोरीन के लास्ट में 7 है, 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7। तो ठीक से देखिए, क्लोरीन अस्थायी हो चुका है, क्लोरीन अस्थायी हो चुका है, क्लोरीन अस्थायी हो चुका है, हाइड्रोजन 2 से अस्थायी होता है, ये भी अस्थायी हो चुका है, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी। बस अस्थायी अगर नहीं है कोई, तो बीच का नाइट्रोजन और बीच का एल्युमिनियम। तो ये दोनों क्या करेगा, कहेगा हम 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के पास तो अस्थायी होने के लिए सब कुछ है, लेकिन ऐसे ही मान लीजिए आपके सामने कोई भीख लेने वाला नहीं है, आप ऐसे पैसा रख के थोड़ी चल जाएंगे, कोई लेने वाला होगा तभी आप देंगे। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के पास 2 है, लेकिन कोई इधर कोई लेने वाला नहीं, इसलिए नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं घेर पा रहा है, अपने आप को बाउंड्री नहीं बना पा रहा है। एल्युमिनियम को 2 4 6 फुट रहा है, इसको 2 की कमी है, तो कहता है नाइट्रोजन से काम कर, बीच में 2 रख, तू भी इसे देखना और मैं भी इसे देखूंगा। देखिए बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड में ठीक से देखिएगा तो शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग हुआ है, तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। और एल्युमिनियम जो प्रॉपर बना है, प्रॉपर ये एल्युमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है, साझा की हालांकि। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जिस पर दोनों का हक हो, इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जिस, याद रखना है, जिस रासायनिक बंधन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग ले, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग ले, उसे कहा जाता है उप संयोजक बंधन। इसमें लिख लीजिए, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग ले, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग ले, उसे उप संयोजक बंधन कहते हैं। कंप्लीट।
तो कुल मिला के हम लोग अगर देखा जाए ठीक से तो इतना सवाल हम लोग अभी तक कर चुके हैं। देखिए, यानी ऑक्सीकारक इस क्लास में एनोडीकरण, सूचक, उभयधर्मी, हाइड्रोकार्बन तथा इनके प्रकार, रासायनिक बंधन तथा इनके प्रकार कर चुके हैं। अब इतना अगर आप कंप्लीट रखेंगे तो अगले क्लास में हम लोग सहसंयोजक बंधन, विद्युत सहसंयोजक बंधन में अंतर, संतुलित रासायनिक समीकरण, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सब लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर, उदाहरण दे। यानी कंप्लीट हम अगले क्लास में 4 से लेकर और 8 नंबर तक हम लोग पूरा एकदम कंप्लीट कर लेंगे। यानी अभी 2 लेक्चर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग 4 से लेकर 8 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम मेटलर्जी, धातु क्रम, सजाती श्रेणी, और देखते हैं इतना कंप्लीट होने के बाद लगा कि हाँ टाइम है प्रॉपर तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगले क्लास से पहले ऑब्जेक्टिव चलेगी 20 और 20 ऑब्जेक्टिव के बाद बाकी सब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा और आप यकीन रखिए जितना पढ़ाऊँगा एग्जाम में वही आएगा। ठीक, इतना यकीन रखना है आपको, और आपको जितना पढ़ाऊंगा उस पर बहुत वर्क करना है, बार बार मेहनत करना है, बार बार रिवाइज करना है, और एग्जाम में आपका जो अभी मेहनत है, अभी वाला मेहनत, वो एग्जाम के टाइम पर रिजल्ट बन के दिखेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मेहनत कर खूब करिए, मन लगा कर पढ़िए। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो फिर जो नंबर दिएगा उस नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपके डाउट को पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बढ़िया सर, अपना ठीक है।